मिस्टीरियस गर्ल एपिसोड 129 और 130। अब आरव समझ चुका था कि उसे आदि को अभी कुछ भी नहीं कहना है। अचानक से उसका पूरा फोकस फिर से ईशा की तरफ चला जाता है। वह जल्दी से ईशा के पास जाकर उसके गालों को खींचते हुए बोलता है, मेरी प्यारी सी बहन तो कितनी क्यूट हो। ईशा, जिसको अभी इतना गुस्सा आ रहा था जिसकी वजह से उसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी और वह पूरी शिवा कर रही थी। अयान और आदि दोनों की नज़र साथ में ही ईशा की तरफ पड़ती है। वह दोनों ही एक झटके में ईशा को अपनी तरफ खींच लेते हैं। वही आरव बहुत हैरानी से खड़ा था। उसे समझ नहीं आया कि उसने क्या किया। उसका हाथ हवा में था। आदि अपनी आंखों से ही जैसे आरव को मार देना चाहता था। वही अयान ईशा को ध्यान से देख रहा था कि कहीं उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि उसने देखा था ईशा की बॉडी सेवा कर रही थी। आदि और अयान के द्वारा खींचे जाने पर ईशा का शिविर करना काम हो गया था और उसकी आंखें भी पहले की तरह लाल नहीं थी, जिसमें थोड़ी सी शांति आ गई थी। आरव ने जब ये देखा तो उसने बड़ी मासूमियत से कहा, क्या मुझे कुछ गलती हो गई? क्या मैं तुम्हें हर्ट किया प्रिंसेस? ईशा ने आरव की आंखों में एक मासूमियत अच्छी। उसे आगे कुछ कहा ही नहीं गया। ईशा के अंदर जो गुस्सा, जो नफरत बना रही थी, पता नहीं क्यों वह कहीं गायब होने लगी। वह अब की आंखों में अपने लिए फिक्र, प्यार सब देख सकती थी कि अब के मन में कोई चल नहीं है। ईशा कुछ बोलती उससे पहले ही अभिनव जी ने थोड़ी नाराजगी से ईशा को कहा, ईशा, वह तुम्हारा भाई है, कम से कम उसके साथ अच्छे से बिहेव करो, उसने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ईशा, जो अब तक शांति, अचानक से उसके अंदर उसे नफरत ने दोबारा अपनी जगह बना ली। उसने अभिनव जी को देखा, उनको देखकर ही उसे नफरत होने लगी, खुद से या उनसे। वह तो ईशा को पता नहीं था, पर वह अपने अंदर एक अलग तरीके का गुस्सा महसूस कर सकती थी। जब आरव ने ये देखा तो उसने बहुत आराम से अभिनव जी से कहा, लेकिन ईशा ने तुम मुझसे कोई भी बदतमीजी नहीं की, आप क्या कह रहे हैं? ईशान भी अभिनव जी को देखकर कहता है, मैं भी देखा, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सब लोगों का नेचर अलग होता है, शायद ईशा का इंट्रोवर्ट नेचर है। ईशा, जो अब और बिल्कुल भी मूड में नहीं थी, यह सिर्फ सुनने के वह आरिफ की तरफ घूमती है और अपने शांत लेकिन बिना किसी एक्सप्रेशन वाले चेहरे के साथ कहती है। वह आरव के साथ ईशान पर भी अपनी नज़र डालते हैं और उन दोनों को देखकर बोलते हैं, आप दोनों को मुझे कोई भी रिश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ ही याद रखिए, मैं दोबारा ये सब रिपीट नहीं करूँगी। इतना कहकर वह वहाँ से चली जाती है। आरव ईशान की तरफ देखा है और कन्फ्यूजन में बोलता है, भाई, क्या आपने ऐसा कुछ किया है जिससे हमारी प्रिंसेस इतनी नाराज हैं हमसे कि हमसे बात भी नहीं करना चाहती? इसी दिन के लिए भाई मैं आपको कहता हूँ, लड़कियों को समझा करे दिखा। आपने आपकी वजह से हमारी इतनी प्यारी सी क्यूट सी सिस्टर हमसे नाराज है। आपने कुछ भी नहीं आता है। मैं अभी आपके लिए ट्रेनिंग स्कूल में बात करता हूँ, आप जाकर लड़कियों से बात करने की ट्रेनिंग लीजिए। ये कहकर वह अपना पैर पटक देता है। ईशान आरव को घर के देखा है, उसका दिल जा रहा था वह उसे अभी उठाकर यहाँ से फेंक दे। उसका ये भाई उसके लिए सर दर्द था। वही ईशान अभिनव जी की तरफ देखकर बोलते हैं, मुझे से क्यों लगता है कि ईशा के रिश्ते आपके साथ कुछ अच्छी नहीं है। क्या ऐसा कुछ है जो मुझे पता नहीं है? ये सुनकर अभिनव जी अपनी नज़रें झुका लेते हैं। अभी पीछे से एक आवाज़ आती है, रिश्ते अच्छी नहीं है, या फिर यह कहो इनका और ईशा का कोई रिश्ता ही नहीं है। जब सभी आवाज़ सुनते हैं तो वह पीछे मुड़कर देखते हैं, वहाँ अनिकेत जी खड़े थे। सब अनिकेत जी को कंफ्यूजन में देख रहे थे, खास करके ईशान और आरव। जब अनिकेत जी यह महसूस करते हैं तो ईशान आरव की तरफ देखकर बोलते हैं, जब तुम्हारे फादर को अपना फादर नहीं मानती है तो तुम दोनों को अपना भाई कैसे मान सकती है? याद रखना, उसे नफरत है, उसे सबसे ज़्यादा नफरत है। इस खून से जो उसके अंदर दौड़ता है उसका बस नहीं चलता कि वह अपने आप को ख़त्म कर दे। ये सुनकर ईशान बहुत है
हैरानी से बोलता है, लेकिन वो इतनी नफरत क्यों करती है? ये सुनकर इस बार अरमान बोलता है, इसका जवाब तुम्हें वक्त के साथ मिल जाएगा। ये कहकर वह भी वहां से चला जाता है। अनिकेत जी भी आगे कुछ भी नहीं कहते हैं और नहीं रहना चाहता था। वैसे भी वह कल रात की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में था, लेकिन तभी पता नहीं आदि को क्या होता है। वह ऊपर की तरफ देखा है और ऊपर की तरफ जाने लगता है। जो अयान ये देखा है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है। वह भी ऊपर की तरफ आदि के साथ जाने लगता है। वो दोनों साथ में ही ईशा के कमरे के पास पहुंचते हैं। जब आदि अयान को देखा है तो घर कर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सुनकर अयान बोलता है, जो तुम यहाँ कर रहे हो? आदि बिल्कुल भी लड़ने के मूड में नहीं था। वह ईशा के गेट को खोलता है, जो कि पहले से ही हल्का खुला हुआ था। वह दोनों ही अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पूरा अंधेरा था, कुछ भी नहीं दिख रहा था। अयान वहाँ की स्विच ऑन करता है तो ईशा को अपने सोफे पर बैठे देखा है। ईशा की आंखें बंद थी और उसका कर सोफे से टिका हुआ था। ईशा ने बिना आंखें खोल कहा, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? चले जाओ अब यहाँ से। अयान आदि की तरफ देखकर बोलते हैं, हमेशा को भी अकेले छोड़ देना चाहिए। और वह आदि का हाथ पकड़कर उसे बाहर खींच लेना दिखाने का मंत्र बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसे अभी अयान की बात बिल्कुल सही लग रही थी। वह देख सकता था ईशा खुद के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहती है, इसलिए वह शांति से बाहर आ जाता है। अयान उससे आगे कुछ कहता उससे पहले वहां से निकल जाता है। वैसे भी उसे अपनी ऑफिस का काम भी देखना है, तो वह काफी दिन सब में उलझा हुआ था। वही रात के 8 बजे तकरीबन ईशा अब जाकर अपने कमरे से बाहर निकली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे एक शोर श्रवण महसूस हो रहा था। वह नीचे आती है तो देखी है अभिनव जी कुछ तैयारी में लगे हैं और ईशान और आप भी वहां बैठकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहे हैं। नव्य अरमान अयान भी वहीं बैठे हुए थे। अयान शायद अभी आया था और वह नव्य से कह रहा था, तुम लोग दोनों यहाँ क्या कर रही है? सुनकर अरमान बोलता है, हमें अभिनव अंकल ने बुलाया है, उन्होंने कहा कोई आने वाले हैं, तुम सब यहाँ जो अभी तो मम्मी पापा भी थोड़ी देर में आ रहे हैं। अभिनव जी वहाँ से आते हुए बोलते हैं, अयान बेटा मैं तुम्हें भी कॉल किया था, तुम्हारा फ़ोन कहाँ था? ये सुनकर अयान अपना फ़ोन निकाल कर देखता है तो इसमें अभिनव जी के बहुत सारे कई कॉल्स आए हुए थे। ये देखकर अयान बोलता है, वह अभिनव अंकल में मीटिंग में था, इस वजह से मेरा फ़ोन साइलेंट था। अभिनव जी बोलते, चलो ठीक है, बाकी सब कहे बोलो कब तक आएंगे? ये सुनकर वहां से आवाज आती है, तुमने हमें याद किया और हम यहाँ हाजिर। सब देखते हैं तुम्हारा शेखर जी और अनिकेत जी खड़े थे, उनके साथ सुहाना जी, हर्ष और मानवी जी वहां पर नहीं थे क्योंकि हर्ष की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, तो मानवी जी उनके साथ ही थी। जब सब आ जाते हैं तो अरमान अभिनव जी की तरफ देखकर बोलता है, अभिनव अंकल अब तो बताए आपने हमें क्यों बुलाया है? ये सुनकर अभिनव बोलता है, आदित्य कहाँ है और सुरभि भी नहीं दिख रही है। सुनकर सुरभि की चाहती हुई आवाज आती है और वह बोलती है, अभिनव अंकल मैं यहाँ हूँ, सब देखते हैं कि सुरभि दौड़ते हुए आ रही थी किसी छोटी मासूम बच्चे की तरह, जबकि सुरभि की उम्र 21 साल थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी बहुत बचपन था। वह बहुत मासूम थी, वह इस दुनिया के हिसाब से बहुत ज़्यादा ही मासूम थी। वही उसके पीछे आदि था। इसे देखकर लग रहा था उसे ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया है और यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं था कि सुरभि उसे यहाँ ज़बरदस्ती लेकर आई है। उसे नहीं पता था क्यों उसे सुरभि से एक खिंचाव महसूस होता था। उसे सच में उसे अपनी बहन ही मानता था। उसे नहीं अंदाजा था इतने कम वक्त में वह सुरभि के लिए इतना प्रोटेक्टिव ब्रदर बन जाएगा। अभिनव जी देखते हैं कि सब आ गए हैं तो वह ऊपर की तरफ देखते हैं ईशा के लिए, तभी उन्हें सीढ़ियों पर दिखती है। ये देखकर वह खुश हो जाती है कि ईशा पहले से यहाँ है, क्योंकि उन्हें पता था वह ईशा को बुलाते तब भी वह नहीं आती। तभी अभिनव जी बोलते हैं,
इवान और अद्विक घर आ रहे हैं। ये सुनकर सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह कौन है। इस कंफ्यूजन को आप बहुत अच्छे से महसूस कर लेता है और वो खुशी से बोलता है वो दोनों हमारे भाई हैं। ये सुनकर सबकी कंफ्यूजन दूर हो जाती है क्योंकि उन्हें पता था अभिनव जी के 4 बेटे हैं। लेकिन तभी आरव मायूसी से बैठ जाता है। ये देखकर अभिनव जी उसे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, क्योंकि उन्होंने अब तक अब को बहुत ही खुशी से चाहते हुए देखा था। अचानक से उसके चेहरे पर उदासी देखकर ही उन्होंने ये पूछा। ये सुनकर ईशान हल्की मुस्कुराहट के साथ बोलता है अद्विक की वजह से। ये सुनकर अभिनव जी थोड़े कंफ्यूजन में बोलते अधिक की वजह से क्यों, तो ये सुनकर ईशान बोलता है अद्विक बिल्कुल ईशा की तरह है। इसलिए ये सुनकर अर्नव जल्दी से बोलता है बिल्कुल भी नहीं, मेरी बहन कितनी प्यारी है। और वो अधिक भाई उनके चेहरे पर तो मुस्कुराहट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। खड़ूस इंसान हम गुस्सा हो जैसे उनके नाक पर रहता है। और मेरी बहन देखी उनके चेहरे पर कितनी मासूमियत है। लेकिन वह अधिक भाई देखने में ही किसी राक्षस से काम नहीं लगता। तभी वहां पर एक नौकर आ जाता है और अभिनव जी के सामने सर झुकाकर बोलता है क्या मैं उन्हें अंदर ले आऊं। ये सुनकर अभिनव जी बोलते हाँ, उन सबको अंदर लेकर आओ। अभी सबकी नजर दरवाजे पर जाती है जहां से 2 हैंडसम लड़के चलकर आ रहे थे और उनकी ही पास एक छोटा बच्चा भी था। तब उन दोनों को देख रहे थे लेकिन सिर्फ ईशा और आदि की नज़र उसे बच्चे पर थी। दोनों उसे बच्चों को बहुत गौर से देख रहे थे। उसकी आंखें बिल्कुल ईशा की तरह थी, ना कि सिर्फ आंखें, वह दिखता भी ईशा की तरह था। ऐसा बहुत हैरानी से उसको देख रही थी। ईशा जैसे कुछ और अच्छी नहीं पा रही थी, ना ही आदि अयान भी ईशा की नज़रों को फॉलो करके उसे बच्चों को ही देखा है और वह भी उतना ही हैरान हो जाता है। तभी उन सबको अभिनव जी की खुशी भरी आवाज़ आती है तुम लोग आ गए। तभी पीछे से एक बहुत खूबसूरत आवाज़ आती है जो किसी के भी मन को भाग जाए। एकदम मासूम सी आवाज़ उसे छोटे से बच्चे की थी जो बोल रहा था दादू कहाँ है, मुझे दादू से मिलना है। ये सुनकर सबकी नज़र उसे बच्चे पर चली जाती है। कभी बच्चे दोबारा बोलना है और बाकी वह लोग बोलो कहाँ रह गए अद्विक ब्रो। ये सुनकर अद्विक और इनाम अपने पीछे देखते हैं जहाँ से 2 लड़की आ रही थी। अब सबकी नज़र उन पर चली जाती है। इस बार ईशा की भी नज़र पीछे चली जाती है। वहाँ से 2 खूबसूरत लड़कियां आ रही थी जिसमें से एक बेहद खूबसूरत थी, दूसरी भी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन उसे वाले के सामने वह कुछ भी नहीं थी। सब उसे लड़की को देख रहे थे। वो लड़की बहुत मासूम थी चेहरे से। अगर कहा जाए कि ईशा को अगर यहाँ कोई कंपटीशन दे सकता था तो वह लड़की थी, वह दे सकती थी। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि कोई भी कह सकता था कि वह कितनी मासूम होगी। मगर ईशा उसके तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वह उसे लड़की के चेहरे को देखते तो फिर अभिनव जी को, फिर उसे लड़की को देखते तो फिर अभिनव जी को। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। औसत इतना कंफ्यूज कभी महसूस नहीं किया थी इससे पहले। वो लड़की भी अपनी प्यारी आवाज में बोलती है पापा कहाँ है, हमें उनसे मिलना है। उसकी आवाज में भी उतनी ही मासूमियत थी। वही अभिनव जी उन दोनों के पास जाते हैं। वो एक हाथ अद्विक और दूसरा हाथ इवान के चेहरे पर रख देते हैं। वह अपने दोनों बेटे को बहुत गौर से देख रहे थे। उनकी आंखें नम हो गई थी। आखिर क्यों ना हो, वह अपने चारों बेटे से इतने साल बाद मिल रहे थे। उन्हें तो पता भी नहीं था उनके बेटे हैं। वह भी अपनी जज्बातों का बात भी नहीं सकते थे। वही अद्विक और इवान, वह दोनों काम हैंडसम नहीं थे, बस फर्क इतना था कि वह किसी एक की तरह नहीं दिखते थे। उनके चेहरे पर मिक्स था। अभिनव जी ईशानी की दोनों का
अधिक थोड़ा पीछे हो जाता है लेकिन ईमान वैसे ही खड़ा रहता है। ये देखकर अभिनव जी अद्विक को देखते हैं तो अद्विक उनके पीछे खड़े ईशान को देखकर बोलता है, पापा कहाँ है? ये सुनकर ईशान बोलता है, अभी वह आराम कर रहा है, अभी उन्हें डिस्टर्ब मत करना, वह कोमा में जरूर है लेकिन वह हमारी बातें सुन सकते हैं इसलिए अभी वह सच में नींद में है, डॉक्टर ने मना किया उन्हें डिस्टर्ब करने। अद्विक बस अपना सर हमें दिला देता है। अभिनव जी जब उसे खुद से दूर जाते देखे हैं तो वह बोलते हैं, अधिक मैं तुम्हारा पिता हूँ। ये सुनकर अद्विक बोलता है, तो मैं क्या करूं इसमें? अभिनव जी बहुत हैरान थे। तभी अद्विक उन्हें देखकर दोबारा बोलना है, मेरी माँ ने हमें आपको नहीं दिया, इसका मतलब है आप उनकी नज़र में एक भरोसेमंद इंसान नहीं थे, तो मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूं? अद्विक की बातें बिल्कुल कड़वी थी और बिल्कुल ईशा की तरह, जैसे ईशा बोलने से पहले बिल्कुल नहीं सोचती थी कि आगे वाले इंसान को क्या बुरा लगता है, वैसे ही अद्विक भी था। ईशान अपना सर नाम दिला देता है और अद्विक की तरफ जाकर बोलता है, अद्विक हो गया। ये देखकर इवान भी बोलता है, ईशान भाई मुझे लगता है इस बार अधिक भाई सही है। ईशान कुछ भी नहीं कह पा रहा था, उन लोगों को आखिर कहता भी तो क्या कहता, लेकिन तभी अद्भुत की नज़र ईशा पर चली जाती है। वह ईशा को काफ़ी गौर से देख रहा था। जब यह चीज़ ईशान देखा है तो वह अद्विक को बोलता है, यह ईशा है हमारी बहन। पर इससे पहले अद्विक कुछ रिएक्ट कर पाता, अभिनव जी अद्विक के पीछे देखते हैं और मायूसी से बोलते हैं, ये कौन है? उनकी बात से सुनकर सब पीछे की तरफ देखते हैं जहां दो लड़कियां खड़ी थी। उसमें से एक लड़की बहुत प्यारी आवाज में बोलती है, मेरा नाम इशिका है। उसकी आवाज इतनी प्यारी थी कि सब उसमें खो सकते थे, बिल्कुल मधुर आवाज थी उसकी। तभी दूसरी लड़की जो इशिका के साथ ही खड़ी थी वह बोलती है, मेरा नाम श्रुति है। अभिनव जी जिनकी नज़र इशिता से हाथ ही नहीं रही थी, कोशिका को देख रहे थे जिसके चेहरे पर उन्हें अपनी परछाई दिख रही थी। ईशान समझ जाता है कि वह लोग कंफ्यूज्ड और हैरान है, इस वजह से वह अपने गले को साफ करते हुए थोड़े हिचकिचाहट के साथ बोलता है, वह इशिका है, हमारी प्रिंसेस, मतलब बहन। इशिका सबसे छोटी है हम सब में। यह अल्फाज कुछ ऐसे थे जिसने अभिनव जी, अयान आदि, अरमान, नव्या, यहाँ तक केसर ईशा को भी झंझोड़ कर रख दिया था। ईशा की पकड़ अपने हाथों पर मजबूत हो चुकी थी।